लॉग एन 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारत के संवैधानिक ढांचे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और अक्सर बहस वाले हिस्से की गहराई में उतरेंगे। वो है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे और संसाधनों का बंटवारा। Financial and resource relations between the union and the states. हाँ, सुनने में ये थोड़ा सूखा, थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खींचतान का केंद्र है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, ये कहानी है पावर की। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान ने इस पावर को, इस पैसे को केंद्र और राज्यों में कैसे बांटा है। कौन सा टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी, कौन सा राज्य, और जब पैसा भी कम पड़ जाए तो क्या केंद्र राज्यों की मदद करेगा। और पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज यानी पानी, जब उसे लेकर दो राज्यों में ठन जाए तो हमारा संविधान अंपायर की भूमिका कैसे निभाता है। हाँ, ये सारे बहुत जरूरी सवाल हैं। तो चलिए इस पूरे ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज पैसा, टैक्स। देश चलाने के लिए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो टैक्स से आता है। पर भारत जैसे विशाल देश में जहां एक मजबूत केंद्र भी है और अपनी अपनी पहचान वाली ताकतवर राज्य सरकारें भी, वहां इस टैक्स के पैसे का बंटवारा होता कैसे। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये एक बहुत ही सोचा समझा वेल प्लान्ड सिस्टम है। शुरुआत होती है 3 सूचियों से, 3 लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राइट। यूनियन लिस्ट के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है, स्टेट लिस्ट के विषयों पर सिर्फ राज्यों का। और मजेदार बात यह है कि कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें टैक्स लगाने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रखा गया। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद संविधान बनाने वाले कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। मतलब टैक्स के मामले में या तो गेंद केंद्र के पाले में है या राज्य के, बीच में कुछ नहीं। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद। ऐसा नहीं है कि केंद्र अपने सारे टैक्स खुद रख लेता है। हमारे संविधान ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए टैक्स शेयरिंग के कई तरीके बनाए हैं। अच्छा, इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए देश एक बड़ी कंपनी है, यूनियन गवर्नमेंट उसका हेड ऑफिस है और स्टेट गवर्नमेंट्स उसकी रीजनल ब्रांचेस हैं। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब देखते हैं कि कंपनी की कमाई हेड ऑफिस और ब्रांचेस में कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो पहला तरीका है कानून हेड ऑफिस बनाएगा, पैसा सीधा ब्रांच रखेगी। ये दिया गया है आर्टिकल 268 में। आर्टिकल 268, ओके। इसमें कुछ ड्यूटीज आती हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी या कुछ खास दवाइयों और टॉयलेट प्रोडक्ट्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। इन पर टैक्स लगाने का कानून यानी लेवी करने का अधिकार तो केंद्र का है, लेकिन उसे वसूलने मतलब कलेक्ट करने और इस्तेमाल करने यानी अप्रोप्रिएट करने का काम पूरी तरह से राज्य सरकारें करती हैं। मतलब पैसा सीधा राज्यों के खजाने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब इंतजाम है। अगर पैसा सीधा राज्य को ही मिलना है तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को क्यों दिया गया? राज्य खुद ही कानून क्यों नहीं बना लेते? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में इन टैक्स को लेकर एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सोचिए, अगर हर राज्य अपनी मर्जी से अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगाता तो बिजनेस करना कितना मुश्किल हो जाता। सही बात है। तो केंद्र एक नेशनल स्टैंडर्ड तय करता है, लेकिन उसका फायदा सीधा राज्यों को मिलता है। ये संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। समझ गया। मतलब यूनिफॉर्मिटी के लिए सेंटर और रेवेन्यू के लिए स्टेट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कह सकते हैं मिल बांट कर काम करेंगे। ये आर्टिकल 268A में सर्विस टैक्स के लिए था, जिसे 88 संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा। हालांकि जीएसटी आने के बाद इसकी प्रासंगिकता बदल गई है, पर इसका सिद्धांत दिलचस्प था। इसमें टैक्स केंद्र लगाता था, लेकिन उसका कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते थे। ओके। इसी तरह आर्टिकल 269 में कुछ टैक्स हैं, जैसे इंटरस्टेट ट्रेड पर टैक्स, जिन्हें केंद्र ही लगाता और वसूलता है, पर सारी कमाई नेट प्रोसीड्स राज्यों को सौंप दी जाती है। तो ये तो हुआ कि राज्य खुद पैसा वसूल रहे हैं या केंद्र उनके लिए वसूल करके दे रहा है। लेकिन उस बड़े पूल का क्या, जिसमें देश का सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसे कैसे बांटा जाता है? हाँ, अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह है हमारा तीसरा तरीका, जिसे कह सकते हैं देश की बड़ी तिजोरी, जिसमें सबका हिस्सा है।
ये आर्टिकल 270 में दिया गया है। आर्टिकल 270? 80वें संविधान संशोधन के बाद ये व्यवस्था बनी कि यूनियन लिस्ट के लगभग सभी बड़े टैक्स से जो भी कमाई होगी उसे एक डिविजिबल पूल में डाला जाएगा और फिर इस पूल में से एक हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। और ये हिस्सा कितना होगा, ये कौन तय करता है? यहीं पर फाइनेंस कमीशन की एंट्री होती है ना? एग्जैक्टली। फाइनेंस कमीशन यहाँ उस परिवार के सबसे अनुभवी और निष्पक्ष सदस्य की तरह है जिसे हर 5 साल में ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बताए कि देश की कुल कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए और फिर उस हिस्से को अलग अलग राज्यों में उनकी जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से कैसे बांटा जाए। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। ये भारतीय संघवाद की रीढ़ है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे केंद्र पैसा कमाए और उसे राज्यों के साथ बिल्कुल भी साझा ना करना पड़े? कोई सीक्रेट खजाना? सीक्रेट तो नहीं, पर संवैधानिक जरूर है। ये है हमारा चौथा तरीका, ये सिर्फ मेरा है। ये है आर्टिकल 271 के तहत लगाया जाने वाला सरचार्ज। सरचार्ज? हाँ, संसद चाहे तो आर्टिकल 270 वाले डिविजिबल पूल के टैक्स पर एक अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है जिसे सरचार्ज कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि सरचार्ज से होने वाली 100% कमाई सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। अच्छा, इसे राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये केंद्र को एक तरह का राजनीतिक हथियार नहीं देता? मतलब अगर केंद्र को राज्यों को पैसा नहीं देना हो तो वो सामान्य टैक्स बढ़ाने के बजाय सरचार्ज बढ़ा दे, क्या इसके दुरुपयोग की आशंका नहीं रहती? ये एक बहुत बड़ी और जायज आलोचना है। कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञ ये आरोप लगाते हैं कि हाल के वर्षों में केंद्र ने सरचार्ज और सेस यानी सेस का इस्तेमाल ज्यादा किया है, जिससे डिविजिबल पूल छोटा हो जाता है और राज्यों को उनका वाजिब हक नहीं मिलता। मतलब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। टैक्स बंटवारे के अलावा मान लीजिए किसी राज्य में बाढ़ आ गई या कोई राज्य आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या केंद्र उसे सीधी आर्थिक मदद मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल एड दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं। ये भी टैक्स शेयरिंग जितना ही जरूरी है। ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। ओके। पहला है आर्टिकल 275 के तहत स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये उन राज्यों के लिए है जिन्हें सच में वित्तीय सहायता की जरूरत है और ये जरूरत फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर तय होती है। ये राज्यों का एक तरह से हक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है आर्टिकल 282 के तहत डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है। केंद्र या राज्य किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ये ग्रांट दे सकते हैं, भले ही वो विषय उनकी लेजिस्लेटिव लिस्ट में ना हो। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। लेकिन यहीं पर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। केंद्र पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो उन राज्यों को ज्यादा ग्रांट देता है जहां उसकी अपनी पार्टी की सरकार हो। तो ये तो हुई पैसे की बात। लेकिन अब उस संसाधन पर आते हैं जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, पानी। जब 2 राज्यों के बीच एक नदी के पानी को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तब हमारा संविधान क्या कहता है? हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत में तो कावेरी, सतलुज, नर्मदा, कृष्णा जैसी कितनी नदियां हैं जो राज्यों के बीच विवाद का कारण रही है। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अनूठी और मजबूत व्यवस्था की है, जो आर्टिकल 262 में दी गई है। आर्टिकल 262? हाँ, ये आर्टिकल संसद को पूरी शक्ति देता है कि वो इंटरस्टेट रिवर्स यानी अंतरराज्यीय नदियों के पानी के इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे के लिए कानून बना सकती है। एक मिनट, इसमें एक खास बात भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे खास बात है। आर्टिकल 262 का क्लॉज 2 साफ कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ऐसे मामलों से हटा सकती है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट 2 राज्यों के बीच के इतने बड़े विवाद को सुन ही नहीं सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों सोचा होगा? क्या उन्हें अदालतों पर भरोसा नहीं था? ये सवाल हर लॉ स्टूडेंट के मन में आता है। देखिए, भरोसा ना होने की बात नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल सोच थी। संविधान निर्माताओं को लगा कि पानी का बंटवारा सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये एक टेक्निकल, ज्योग्राफिकल, एग्रीकल्चरल और इमोशनल मुद्दा है। इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर को समझते हों।
एक सामान्य अदालत के लिए इन सभी पहलुओं को समझना मुश्किल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद करने के पीछे की वजह थी कि इन मामलों को विशेषज्ञों द्वारा सुलझाया जाए। एकदम सही। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 2 कानून बनाए। पहला, द रिवर वार्ड्स एक्ट 1956, जो अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। और ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि जब कोई राज्य पानी के बंटवारे को लेकर शिकायत करे तो केंद्र सरकार एक एडहॉक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरह की स्पेशल कोर्ट? हाँ, एक स्पेशल कोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं और वो इस विवाद की सुनवाई करते हैं। और इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल का जो फैसला, जिसे अवार्ड कहते हैं, वो फाइनल और सभी पार्टियों पर बाइंडिंग होता है, ठीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह। पर क्या ये सिस्टम असल में काम करता है? क्योंकि हमने तो सुना है कि नदी जल विवाद दशकों तक चलते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस व्यवस्था में एक बड़ी कमी है। एक्ट ये तो कहता है कि ट्रिब्यूनल बनाओ, लेकिन ये फैसला देने के लिए कोई समय सीमा या कोई स्पष्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं देता। नतीजा ये होता है कि ट्रिब्यूनल बनने में सालों लग जाते हैं और फिर वो फैसला देने में सालों लगा देते हैं। बिल्कुल, और तब तक जमीनी हकीकत बदल चुकी होती है। चलिए अब कुछ असल मामलों से इसे समझते हैं, क्योंकि कानून की असली परीक्षा तो अदालतों में ही होती है। कावेरी जल विवाद का मामला तो शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का मामला भारतीय संघवाद के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा था। ये विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना है। जब केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाया तो उसने 1991 में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। अंतरिम आदेश? हाँ, इसमें कर्नाटक को आदेश दिया गया कि वो हर महीने तमिलनाडु के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी छोड़ें। और कर्नाटक ने क्या किया? मान लिया? नहीं, कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और उसे बेअसर करने के लिए एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वाओ, एक राज्य सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके ट्रिब्यूनल के फैसले को ही पलट दिया। ये तो सीधे सीधे संविधान को चुनौती देने जैसा है। संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगनी पड़ी। सवाल ये था कि क्या कोई राज्य इस तरह एक न्यायिक निकाय के फैसले को अपनी विधायी शक्ति से खत्म कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी लाग लपेट के कर्नाटक के अध्यादेश को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने 2 बहुत मजबूत तर्क दिए। पहला, ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के खिलाफ है। कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। कर्नाटक खुद एक पार्टी था विवाद में, वो ये तय नहीं कर सकता कि ट्रिब्यूनल का फैसला सही है या गलत। सही बात है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि इस अध्यादेश का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। कावेरी नदी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बहती। ये कानून तमिलनाडु और पुडुचेरी के पानी पर अधिकारों में भी दखल दे रहा था, जो कर्नाटक की लेजिस्लेटिव पावर के बाहर था। ये एक लैंडमार्क फैसला था जिसने फेडरल स्ट्रक्चर में ट्रिब्यूनल की अहमियत को स्थापित किया। बिल्कुल। एक और बड़ा दिलचस्प मामला सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर का है, जो आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच एक सुलगता हुआ मुद्दा है। हाँ, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला भी बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ पंजाब और हरियाणा के बीच रावी ब्यास नदियों का पानी साझा करने का एक अग्रीमेंट, एक समझौता हुआ था। ओके। समझौते के तहत पंजाब को अपने हिस्से में SYL नहर बनानी थी ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके, पर पंजाब ने सालों तक नहर नहीं बनाई। तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट चला गया। पर यहाँ तो पंजाब ये दलील दे सकता था कि ये एक वाटर डिस्प्यूट है और आर्टिकल 262 के तहत कोर्ट इसे नहीं सुन सकता, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाइए। और पंजाब ने यही दलील दी भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार और सूक्ष्म अंतर किया। क्या? कोर्ट ने कहा कि ये मामला पानी के बंटवारे का है ही नहीं। बंटवारा तो अग्रीमेंट में पहले ही तय हो चुका है, जिस पर दोनों राज्यों ने दस्तखत किए थे। ये विवाद उस अग्रीमेंट को लागू न करने का है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी न करने का है। क्या बात है। तो कोर्ट ने बेसिकली कहा, दिस इजंट अबाउट शेयरिंग द वाटर, इट्स अबाउट कीपिंग द प्रॉमिस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट यू ऑलरेडी साइंड। दैट्स अ ब्रिलियंट लीगल मूव। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि एक समझौते को लागू करवाना इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के दायरे में नहीं आता और इसलिए आर्टिकल 131 के तहत कोर्ट को इस पर सुनवाई का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने पंजाब को नहर बनाने का आदेश भी दिया। ये केस दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर कितना सजग है और कैसे वो कानूनी तर्कों की बारीकियों में जाकर न्याय करता है। बिल्कुल। तो इस पूरे चर्चा का निचोड़ क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है
कि हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच पैसे और पावर को बैलेंस करने का एक बहुत ही गहरा और सोचा समझा सिस्टम बनाया है। ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भरता का भी ढांचा है। अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, संतुलन है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, जैसा कि कावेरी या SYL के मामलों में हुआ, तो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी एक अंपायर की तरह आकर रूल बुक के हिसाब से फैसला सुनाती है। बिल्कुल, लेकिन ये मामले ये भी दिखाते हैं कि एक विस्तृत कानूनी ढांचे के बावजूद फेडरल सिस्टम में तनाव हमेशा बना रहता है। हाँ, कानून रास्ते दिखा सकता है, पर उन पर चलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और सहयोग की भावना जरूरी है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, संविधान विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल जैसे कानूनी ढांचे तो देता है, लेकिन क्या कानूनी समाधान वाकई पानी जैसे संसाधनों से जुड़े गहरे राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों को पूरी तरह हल कर सकते हो? या कानून के साथ साथ हमें और ज्यादा सहकारी तंत्रों, कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स और निरंतर संवाद की भी जरूरत है, जहां राज्य आपस में बैठकर एक दूसरे की जरूरतों को समझकर हल निकालें। यदि आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।